हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बेहतर होंगे। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एस्टेट CDP प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन डिटेल एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर एस्टेट एग्जाम। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ डायनामिक ट्रेट ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय कैटल। कि इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कैटल द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के गत्यात्मक विशेषक का प्रकार नहीं है। ठीक है, कि जो कैटल है उन्होंने क्या दिया था कि प्रतिपादित व्यक्तित्व के गत्यात्मक विशेषक दिए थे, तो उनमें से मतलब इसका प्रकार नहीं है, मतलब कौन सा नहीं है, नोट पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है एटीट्यूड, अभिवृत्ति। ऑप्शन नंबर बी है अर्ज, तीव्र इच्छा। ऑप्शन नंबर सी है सेंटिमेंट, स्थायी भाव। और ऑप्शन नंबर डी है कंजर्वेटिव, की रूढ़िवादी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, रूढ़िवादी, मतलब कि कंजर्वेटिव। कि उनमें से उनके टाइप कौन कौन से थे? एटीट्यूड, सेंटिमेंट और अर्ज उनके टाइप थे, लेकिन कंजर्वेटिव उनका टाइप नहीं था, मतलब कि रूढ़िवादी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ वन ऑफ द component content under 3-dimensional model of intellect given by J.P. गिलफर्ड। इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा J.P. गिलफर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि के त्रिविमीय प्रारूप के एक घटक विषय वस्तु का प्रकार नहीं है। ठीक है, कि जो J.P. गिलफर्ड है उनके द्वारा जो प्रदत्त बुद्धि के लिए जो त्रिविमीय प्रारूप दिया गया था उसमें से उसकी विषय वस्तु का प्रकार कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है फिगरल, मतलब कि आकृतिक। ऑप्शन नंबर बी है सिस्टम, प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी है सिंबॉलिक, सांकेतिक। और ऑप्शन नंबर डी है बिहेवियर, मतलब कि व्यवहारिक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, सिस्टम, की मतलब प्रणाली। ठीक है, उनके विषय वस्तु के प्रकार कौन कौन से हैं? आकृतिक है, सांकेतिक है और व्यवहारिक है। ठीक है, फिगरल है, सिंबॉलिक है और बिहेवियरल है, लेकिन सिस्टम उनका प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज नॉट रिलेटेड विद द थ्योरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, कि जो कौन सा सिद्धांत इनमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं अधिगम के अंतरण सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है थ्योरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन। ऑप्शन नंबर बी है थ्योरी ऑफ रॉट मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी है थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स। और ऑप्शन नंबर डी है थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, कि रटंत स्मृति का सिद्धांत। कि जो अधिगम होता है लर्निंग, तो उसमें क्या है कि मानसिक अनुशासन, ये बात सही कि इसमें मेंटल जो हमारा जो डिसिप्लिन होता है वो सही होगा तभी लर्निंग अच्छे से हो पाएगा। रटन स्मृति अच्छी नहीं होती है, कुछ टाइम के लिए होती है। ठीक है, इसको नेगेटिव माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी जैसे कि समान अवयव है, आइडेंटिकल एलिमेंट्स है, ये भी ठीक है कि एक दूसरे से जोड़ के मतलब चीज़ें याद करना। और सामान्यकरण की जनरलाइजेशन करके चीज़ों को याद करना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, रटंत स्मृति का सिद्धांत, मतलब कि थ्योरी ऑफ रोट मेमोरी। नोट पूछा गया है, तो इसका ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच एज ग्रुप द चिल्ड्रन एप्रिसेप्शन टेस्ट CAT इज़ एप्लीकेबल। ठीक है, कि किस आयु वर्ग के लिए बालक प्रसंग बोध परीक्षण, मतलब कि CAT लागू हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है 2 से 5 साल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है 0 से 4 साल। ऑप्शन नंबर सी है 16 से 18 साल। और ऑप्शन नंबर डी है 3 से 10 साल। ठीक है, तो इसमें एज ग्रुप दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 3 से 10 साल की, मतलब 3 to 10 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट वे ऑफ रिलीजिंग पेंट अप इमोशनल एनर्जी। इसमें क्या है कि जो हमारी दबी हुई भावनात्मक ऊर्जा होती है उसको निकालने का सही तरीका कौन सा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है सब्स्टिट्यूट रिस्पॉन्सेज की स्थानापन्न प्रतिक्रियाएं। कि जैसे कि मान लो कि किसी की वजह से ऑफिस में अगर कोई काम करता है तो वहाँ पे क्या है उसका
जो सर है या फिर उसका बॉस है उसने उसको मतलब डांटा या गुस्सा कर दिया, कुछ भी था, तो क्या है कि वो मतलब घर पे आके किसी और पे गुस्सा निकाल सकता है, कोई भी मतलब मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है। तो क्या है कि स्थानापन्न, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, रिग्रेशन, तो ये सब चीज़ें क्या है कि एक जो हमारी दबी हुई जो भावनात्मक ऊर्जा है जो वहाँ से उसने ली है, लेकिन वो कहीं और पे निकाल रहा है, निकाल तो रहा है लेकिन ठीक है ये चीज़ भी। ऑप्शन नंबर ए सब्सिट्यूट रिस्पॉन्सेज, ऑप्शन नंबर बी डिस्प्लेसमेंट और ऑप्शन नंबर सी रिग्रेशन। ठीक है, ये जो तीनों चीज़ें हैं, स्थानापन्न, प्रतिक्रियाएं, विस्थापन और प्रतिगमन, ये तो ठीक है कि वो जो उसकी भावनात्मक ऊर्जा वो कहीं ना कहीं निकल रही है, ठीक है, वो निकल रही है, वो रिलीज हो रही है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है सेल्फ पिटी या फिर आत्मकरुणा की, वो मतलब अंदर अंदर की घुट रहा है, ठीक है। अभी आत्म करुणा, आत्म जो दया वाली जो चीज़ होती है, ये चीज़ क्या है कि जो भावनात्मक जो ऊर्जा है उसके लिए ये चीज़ सही है, सही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये इसके सही जो है तरीका नहीं है आत्म करुणा का, सेल्फ पिटी का, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच स्टडीज हाउ पीपल चेंज फिजिकली, cognitively and socially over the entire life span is known as KIT। तो इसमें क्या है कि मनोविज्ञान की शाखा जो ये अध्ययन करती है कि लोग जो है सभी ह्यूमन बींग्स पूरे जो उनका जो जीवन काल है, उनकी पूरी लाइफ टाइम है, ठीक है, उसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक रूप से कैसे बदलते हैं, ठीक है। एक कंप्लीट मतलब जो चेंज होता है उनके अंदर, शारीरिक भी होता है, बड़े होते जाते हैं, शरीर की वृद्धि, ठीक है, संज्ञानात्मक जो हमारी मानसिक जो क्रियाएं होती हैं, जो मेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे जुड़ी हुई चीज़ें, और सामाजिक रूप से कि जिस समाज में हम रहते हैं, ठीक है, कि हमारा व्यवहार किस तरह से बदलता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, वो सब चीज़ें। तो क्या है कि उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, तो किस तरह का मनोविज्ञान उसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है क्लिनिकल साइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है काउंसलिंग साइकोलॉजी। क्लिनिकल क्या होता है, नैदानिक, मतलब कि किसी भी चीज़ का जैसे कि सॉल्व करना, नैदानिक का मीनिंग होता है उपचार करना, ठीक है, कि इसका उपचार करना, लेकिन ये तो नहीं है। परामर्श, मतलब काउंसलिंग होता है परामर्श, जैसे कि मेंटली अगर किसी को डिस्टर्बेंस, स्ट्रेस, ऐसा कुछ अगर किसी को प्रॉब्लम है तो जो काउंसलर होते हैं साइकोलॉजी, उसके साइकोलॉजिस्ट, तो क्या है कि उनके पास जाते हैं जो लोग हैं, तो वो एक अलग चीज़ है परामर्श, ठीक है, वो काउंसलिंग करते हैं उनकी, तब मतलब जो उनकी जो मेंटली जो सिचुएशन है उसको ठीक करने के लिए, उस कंडीशन को ठीक करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है विकासात्मक मनोविज्ञान, जो कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, और डेवलपमेंटल में क्या है कि कंप्लीट आ जाएगा ऑल ओवर, ठीक है, इस ऑल ओवर जैसे कि जो इसमें दिया गया है, फिजिकली भी, कॉग्निटिवली भी और सोशली भी, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की, एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है, किसी के व्यवहार पे, किसी के मतलब जिसके माइंड पे वो किस तरह की चीज़ सोचता है, कि उसकी जो मेंटल एक्टिविटीज़ हैं वो किस प्रकार की हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, कि इसमें क्या है कि एक कंप्लीट पूछा गया है, फिजिकली, कॉग्निटिवली और सोशली, ठीक है। तो जो एक डेवलपमेंटल साइकोलॉजी होती है, जो विकासात्मक मनोविज्ञान होता है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती है जो एंटायर लाइफ से जुड़ी हुई, जो एक ह्यूमन बीइंग के जो एंटायर लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, कि हर दिन क्या है कि वो विकास की ओर, जो जो विकास है वो तो वूम टू टूम होता है ना, ठीक है, तो उसमें क्या है वो चेंज होता रहता है, उसका विकास होता रहता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, विकासात्मक मनोविज्ञान बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंस, ठीक है, कि जो किशोरावस्था है उसकी विशेषता कौन सी नहीं है, कौन सा उसका फीचर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है वेट ऑफ मसल्स इज 20% ऑफ टोटल वेट ऑफ बॉडी, ऐसा तो नहीं होता, लेकिन उस टाइम क्या है कि वो तो बड़े हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है टेंडेंसी ऑफ डे ड्रीम्स इंक्रीज्ड, कि जो दिवास्वप्न है, देखने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, कि दिन में जैसे कि सपने देखना, मतलब जो इमेजिनेशन जो उनकी होती है, कि जैसे कि कुछ भी मतलब माइंड में उनके क्या है कि माइंड में तो हर किसी के चलता रहता है, लेकिन उनमें क्या है कि दिवास्वप्न की दिन में सपने देखना, ठीक है, अपनी मतलब इमेजिनेशन उनकी कुछ ज़्यादा ही मतलब बढ़ जाती है उस टाइम पे, किशोरावस्था में, एडोलेसेंस में, ठीक है, बढ़ती है वो। और ऑप्शन नंबर सी है वोकैबुलरी टू इंक्रीजेज, की जो शब्दकोश है वो बढ़ता है, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है
मेंटल एबिलिटीज़ रीच एट देयर हाईएस्ट लेवल, की जो मानसिक योग्यताएं होती हैं वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती हैं। कि जो उसका, जैसे कि एक साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि जो मानसिक हमारी जो विकास है वो लगभग क्या है कि किशोरावस्था तक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इतना नहीं हो पाता, लेकिन किशोरावस्था तक कंप्लीट हो जाता है। तो ऑब्वियसली है ये चीज़ की जो मानसिक योग्यताएं हैं वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। ये जो तीनों ऑप्शंस दिए गए हैं बी, सी और डी, ये जो विशेषताएं हैं ये होती हैं एडोलेसेंस में किशोर की, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए है ये किशोर की अवस्था नहीं है, किशोरावस्था की अवस्था विशेषता नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द कंटेस्ट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैबिट्स, की जो आदत है उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है, हैबिट इज़ ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक सिचुएशन, की जो आदत है वो विशिष्ट स्थिति के लिए स्वतः प्रतिक्रिया है, ठीक है। जैसे कि मान लो किसी भी टाइप की आदत है, ठीक है। आदत है मतलब सामने उसकी कोई इस टाइप की एक्टिविटी हो रही है, मान लो कि कोई टीवी देखते हुए, मूवी देखते हुए किसी को रोना आ जाता है, कोई इमोशनल जैसे सीन होते हैं। अब सामने वाले बंदे की जो आदत होती है तो उसकी तो वही रहेगी। अगर कोई इमोशनल सीन उसमें उसने देख लिया तो रोएगा, ठीक है। वो तो एक स्वतः प्रतिक्रिया है उसकी। ऑप्शन नंबर बी है, हैबिट इज़ एक्वायर्ड थ्रू हेरिडिटी, जो आदत है वो वंशाक्रम से हासिल की जाती है। लेकिन ये जो है फैक्ट ये सही नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो वंशाक्रम से वो हासिल, वही कुछ 1% हो सकती है, लेकिन हम इसको पूरा ऐसे नहीं बोल सकते। जो आदत है वो वंशानुक्रम से हासिल की जाती है। और ऑप्शन नंबर सी है, हैबिट इज़ अ वेल लर्नड परफॉर्मेंस, कि जो आदत है वो अच्छी तरह से सीखा हुआ प्रदर्शन है, ठीक है। जैसे कि हमारी कोई भी आदत हम जैसे बनाएंगे वो वैसे बन जाती है, ठीक है। तो क्या है कि हम खुद ही उस चीज़ को क्या है सीखते हैं, जैसे कि खुद भी सीखते हैं और क्या है कि आसपास के अपना जो एनवायरनमेंट है उससे भी सीखते हैं। जैसे कि हम स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे हमें डिसिप्लिन और ये सब चीज़ें क्या है सिखाई जाती हैं, वो फिर हमारी आदत बन जाती है, ठीक है। तो सीखी हुई चीज़ होगी वो। ऑप्शन नंबर डी है, हैबिट इज परफॉर्म्ड ओनली अंडर सिमिलर सर्कमटेंसेज, कि जो आदत है वो केवल समान परिस्थितियाँ होने पर प्रदर्शित होती हैं, ठीक है। जो आदत जिस टाइप की होगी तो उसकी जो समान परिस्थितियाँ होंगी तो उसके अनुकूल ही वो काम करेंगी, ठीक है, ठीक है। तो क्या है कि अगर किसी को कोई मूवी देख के रोना आता है तो मतलब वो रोएगा, जो समान परिस्थितियाँ हैं, ठीक है। किसी को ऊंचाई से डर लगता है तो मतलब क्या है, कई सारी चीज़ें हैं। तो आदत हर एक की अलग अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या है कि रिएक्ट करता है, प्रतिक्रिया करता है हर एक ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, आदत जो है वंशानुक्रम से हासिल की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि जो हैबिट है वो एक्वायर की जाए हेरिडिटी थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट, कि जो पर्सनैलिटी मेजरमेंट है, व्यक्तित्व मापन है, उसकी प्रक्षेपी विधि मतलब प्रविधि कौन सी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, शब्द साहचर्य परीक्षण। ऑप्शन नंबर बी है, वुडवर्थ पर्सनल डाटा शीट, कि वुडवर्थ का व्यक्तिगत दत्तपत्र। ऑप्शन नंबर सी है, सेंटेंस कॉम्प्लीशन टेस्ट, की वाक्य पूर्ति परीक्षण। और ऑप्शन नंबर डी है, थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, की जो चित्र कथानक परीक्षण है वो, ठीक है। अब जैसे कि शब्द साहचर्य है, ठीक है, कि वर्ड का किस तरह से एसोसिएट करना है एक दूसरे वर्ड से, ठीक है। और सेंटेंस का कॉम्प्लिकेशन मतलब कंप्लीशन है, सेंटेंस जैसे कि कोई सेंटेंस दे दिया उसमें ब्लैंक छोड़ दिया तो बीच में जैसे कोई मतलब बच्चा है वो किस तरह से भर रहा है उसको, ठीक है, उसमें भी उसका व्यक्तित्व का टेस्ट हो जाएगा। और जो थीमेटिक एप्रिसेप्शन है, जिसकी चित्र कथानक है, जैसे कि कोई चित्र दिखा दिया बच्चों को, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि वो स्टोरी बताएंगे, कि मतलब एक मान लो कि कोई 6 इमेज हैं, मतलब 6 इमेजेस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग किसी स्टोरी को बताना, ठीक है, स्टोरी को या फिर उसका जो मेन नाम है उस चीज़ को बताना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, इससे क्या है व्यक्तित्व मापन मतलब उसमें हेल्प हो जाती है, ठीक है। तो उसकी प्रविधि है एक टाइप की। लेकिन जो वुडवर्थ का व्यक्तिगत दत्तपत्र है, जो वुडवर्थ पर्सनल डाटा शीट है, वो इसका टाइप नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मेमोरी, ठीक है।
इसमें क्या है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति के तत्वों का सही तार्किक क्रम है, ठीक है, जो सही पूछा गया है इसमें, ठीक है। आपको क्या है कि एग्ज़ाम में जो नोट वाले क्वेश्चंस हैं और सही वाले क्वेश्चंस हैं उनको ध्यान से एक बार नहीं 3-4 बार पढ़ के तब आंसर करना है, क्योंकि इसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि किस में नोट पूछा गया है और किस में सही पूछा गया है, ठीक है। तो मिस्टेक्स क्या है, क्योंकि इसी में ज़्यादा होती हैं। ऑप्शन नंबर ए है लर्निंग, रिकॉल, रिटेंशन और रिकॉग्निशन। ऑप्शन नंबर बी है रिकॉल, लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉग्निशन। ऑप्शन नंबर सी है लर्निंग, रिकॉल, रिकॉग्निशन, रिटेंशन। और ऑप्शन नंबर डी है लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल और रिकॉग्निशन। तो इसमें क्या है कि जो अधिगम होता है, जो लर्निंग होती है, ठीक है, पहले तो अधिगम होगा, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि रिटेंशन, मतलब कि उसको हम धारण करेंगे। हम कोई भी मान लो कोई भी हम चीज़ याद कर रहे हैं, ठीक है, फिर क्या है कि हम मान लो हम कोई सिंपल एक वोकैब याद कर रहे हैं, ठीक है, वोकैब में क्या हमने 5 वोकैब याद कर लिए एक दिन में, ठीक है। तो उसमें आप क्या करोगे कि अधिगम, पहले तो हमने इसको याद किया, उसको लर्न किया, तो उसके बाद आप क्या करोगे, इसको धारण करोगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसको धारण करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, उसको रिकॉल करोगे, मतलब रिवाइज़ करोगे, ठीक है, पुनः स्मरण करोगे, दोबारा याद करोगे रिवाइज़ करके। एक बार में तो याद हो पाना मुश्किल होता है, अगर एक बार में हो जाए, अगर हम रिवाइज़ ना करें तो हम थोड़े टाइम बाद वो चीज़ भूल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे कि पुनः स्मरण किया जाता है। और लास्ट में क्या है कि रिकॉग्निशन, मतलब कि पहचान की जाती है, ठीक है। लास्ट में क्या है कि पहचान की जाती है कि हाँ इसका ये मीनिंग आएगा, इसकी स्पेलिंग है, तो ये सब चीज़ें हम इस तरह से याद करते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। पहले अधिगम आएगा, लर्निंग, दूसरे नंबर पे रिटेंशन मतलब कि धारण, तीसरे नंबर पे रिकॉल मतलब कि पुनः स्मरण, और ऑप्शन नंबर डी है मतलब जो चौथे नंबर पे है रिकॉग्निशन मतलब कि पहचान, ठीक है। तो इसी क्रम में जो अधिगम है वो इसी तरह से चलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सो गाइस, इसी तरह से हम सीडीपी से रिलेटेड एस्टेट एग्ज़ाम के सभी पीवाईक्यूज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे, और एस्टेट पीवाईक्यूज़ की सभी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डेली शेयर करूंगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे शेयर कर दूंगी। वहां से आप लर्न इजी का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।